शफीकुर रहमान साहब की किताब शगुफे से इंतखाब, मजमून 6.5। टन से घंटी बजी और मैं थक कर अपने कॉर्नर में स्टूल पर आ गिरा। यार लोगों ने मालिश शुरू की। बोले घबराने की कोई बात नहीं, अभी 2 राउंड और हैं, हिम्मत से काम लो, एक आध हुक जमा देना और जीत यकीनी है। पहले राउंड में यही हुआ करता है। और मैं दिल ही दिल में उस घड़ी को कोस रहा था जब मैंने चचा जान के सामने खामखा टूर्नामेंट का जिक्र कर दिया। अगर वो यहां ना होते तब किसी चीज की परवाह ना होती, लेकिन अब तो वो बगौर मुलाहिजा फरमा रहे होंगे और शायद तबसरा भी कर रहे होंगे। उधर वो प्रिंसिपल साहब न जाने वो कहां से आ टपके। अगर उनसे वाकफियत होनी थी तो जरूर इसी तरह होनी थी क्या? हम भी किस्मत के धनी हैं। अब वो दोनों हंस रहे होंगे। कल यूं ही मुंह से निकल गया। वो पूछने लगे कि कहां मिलोगे। मैंने कह दिया जनाब कल तो बॉक्सिंग का मैच है। बोले अच्छा, हम मैच देखने आएंगे। तुमने एक अरसे से हमें तंग कर रखा है, इस मर्तबा हम तुम्हें जरूर लड़ते देखेंगे। मेरा माथा ठनका। भुतेरी मिन्नतें की, आप वहां तशरीफ ना लाएं, शोर मचता है, फजूल सा टूर्नामेंट है, आपको हरगिज पसंद ना आएगा, वक्त जाया होगा आपका। मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन क्या मजाल जो वो माने हो। उधर ये प्रिंसिपल साहब भी शामत अमाल से तशरीफ फरमा थे। कहने लगे कि भाई हम भी जरूर देखेंगे। अरे कोई मुकाबला होता तो बात भी थी। मेरा मुकाबिल एक भारी भरकम स्याह फाम गैंडा था, जिसके सामने मुझे कम से कम जरा बख्तर पहनकर आना चाहिए था। सोच रहा था कि ये तो वजन में कम से कम 1-2 मन ज्यादा होगा। आखिर किस तरह इसे मुझसे लड़ा रहे हैं। आते ही उसने वो उल्टे सीधे हाथ चलाए कि 14 तबक रोशन हो गए। अर्शे बरी तक के तमाम छोटे बड़े तारे आंखों के सामने नाचने लगे और उसके बाद तो पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। मुंह बनाकर दांत भींचकर जो छलांग मारता तो धमाधम 15-20 मुक्के यकमुश्त ही लगा जाता और मैं सोचता रह जाता कि क्या करूं। अच्छे फंसे, अब तो निजात मुश्किल है, कहीं नॉकआउट ही ना हो जाए और सारी शेखी धरी रह जाए। खैर दूसरा राउंड शुरू हुआ और मैंने मदाफियत शुरू कर दी। बाजू मोड़कर चेहरे के दोनों तरफ आड़ बना ली। अब वो है कि मुक्के लगा रहा है और मैं रोक रहा हूं। इस तरह भी कोई खास फर्क ना पड़ा। फिर ख्याल आया कि मैं इससे कहीं हल्का हूं, जरा सी हिम्मत करूं तो इसे थका लूंगा। अब मैंने कलाचे भरनी शुरू की। एक मुक्का दिया और तड़प कर बराबर से निकल गया। जितने में वो मुड़ा है उतने में एक और जड़ दिया और फिर तेजी से दूसरी तरफ दौड़ गया। ये नुस्खा बहुत कारआमद साबित हुआ। उस पर थकावट के आसार नमूदार होने लगे। सीना है कि धोखनी बना हुआ है, बाजू लटक रहे हैं, टांगें कांप रही हैं। इस राउंड में मैंने उसे बिल्कुल थका मारा। रेफरी ने मुझे टोका भी कि ये क्या कबड्डी सी खेल रहे हो। तीसरे राउंड में मैंने उसे अच्छी तरह जदोकोब किया। जो जो हरबे याद थे और जिस जिस स्टाइल का जिक्र किताबों में पढ़ा था उनके मुताबिक उसकी मरम्मत की। जब कभी धम से उसकी लहराती हुई मुलायम तोंद पर मुक्का लगता तो कहकहों का शोर मचता और खूब तालियां बजती। सबसे जोरदार और देर पा कहकहा प्रिंसिपल साहब का था, जो फजा को जोरों बम कर देता था। मैंने उसे जल्दी से नॉकआउट नहीं किया, क्योंकि उसकी तोंद पर मुक्का लगने से निहायत प्यारी और तरन्नुम खेज आवाज निकलती थी, जिससे तमाशाई काफी खुश होते थे। राउंड खत्म होने से पहले एक छोटा सा मुक्का, बल्कि मुक्की लगाकर उसे नॉकआउट कर दिया। हमारे कॉलेज के लड़के छलांगे मारकर रिंग में आ गए। बड़ा शोर मचा। फिर मैं चचा जान और प्रिंसिपल साहब से मिला। प्रिंसिपल साहब ने तारीफों के पुल बांध दिए। बोले भाई तुमने बड़ी हिम्मत से काम लिया और उसमें कमाल रऊनत से। मैं कभी तुम्हारी वजाहत को देखता था, कभी उसकी जहालत को। तुम्हारी मुदाफियत भी ज़राफत से पुर थी, जिससे शरारत टपकती थी। मैंने मुअद्दबाना अर्ज किया, अफसोस कि मैंने अमानत में खयानत कर ली। वो क्या कहा लगाकर बोले क्या लियाकत है भाई। ये थी प्रिंसिपल साहब से पहली मुलाकात। एक शाम को पांव फैलाकर और सर कुर्सी की पुश्त पर टिकाकर मजे से पिक्चर देख रहा था। इंटरवल में एक खातून नजर आई जो अपने नन्हे बहन भाइयों के साथ बिल्कुल करीब ही बैठी थी। वो बैरे को बुलाना चाहती थी, किसी चीज के लिए बच्चे जिद कर रहे थे शायद, लेकिन उनकी आवाज या हाथ का इशारा बैरे तक ना पहुंच सका। आसपास और कोई ना था, लिहाजा उन्होंने मेरी तरफ देखा कि मैं उसे बुला दूं।
मैंने बड़े इत्मीनान से एक सिगरेट केस से निकाला और सिगरेट सुलगाकर कश लगाने लगा। भला मुझे क्या पड़ी जो किसी को बुलाता फिरूं। न जाने ऐसी क्या अशद जरूरत थी कि उन्होंने फिर उसे बुलाने की कोशिश की और फिर मेरी जानिब देखा। मैंने जवाबन 3-4 उम्दा कश लगाए और धुएं के छल्ले बनाने लगा। वो कुछ नाराज सी होकर बैठ गई। बात आई गई हो गई, लेकिन उसके बाद मैं अक्सर उन्हें देखा करता। जब अलग सुबह कॉलेज को जाता तो एक चौक में कभी कभी नजर आती एक लंबी सी चमकीली कार। शायद कहीं आसपास उनका कॉलेज था। एक मर्तबा मैंने उसी चौक में अपने बालों पर बैठी हुई मक्खी को उड़ा दिया। वो समझी सलाम कर रहा है। उन्होंने जवाब में मुझे बुरी तरह देखा। अगले रोज फिर मेरा हाथ यूं ही हिल गया। उन्होंने बहुत बुरा मनाया। मैंने जल्दी से बिल्कुल उनकी नकल उतारी। उसके बाद तो जानबूझकर मैंने सलाम करना शुरू कर दिया। खफा हुई, मुंह फेरा, मुंह चिढ़ाया, चुप रही, लेकिन आखिर राह रास्त पर आ गई। अब मेरे सलाम का जवाब तो न मिलता था, लेकिन बस मुस्कुरा देती। आहिस्ता आहिस्ता अच्छी लगने लगी और मैं उनका इंतजार करने लगा। उनकी कार का नंबर मेरी डायरी में महफूज था। एक रोज तो मैं बहुत डरा कि कहीं उनसे सचमुच मोहब्बत ना हो जाए। प्रिंसिपल साहब से दूसरी मुलाकात कॉन्सर्ट में हुई। हम क्लब में कॉन्सर्ट कर रहे थे। प्रोग्राम के एक हिस्से में कुरैशी साहब और मिसेस कुरैशी की नकल उतारी गई। दोनों मियां बीवी हद दर्जे कुनूती थे। जब देखो मुंह बिसोर रहे और जब न देखो तब भी बिसोर रहे। शैतान का ख्याल था कि उनका हाजमा खराब है। मैं कहता था कि ये वर्जिश नहीं करते इसलिए ऐसे हैं। 2 साल के अरसे में हमने उन्हें सिर्फ 3 मर्तबा मुस्कुराते देखा, वो भी ऐसे मौकों पर जब लोग हंसते हंसते बेहोश हो गए थे। तब वो दोनों इस बेजारी से मुस्कुराए थे जैसे सब पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हों। कुरैशी साहब का पार्ट मैं कर रहा था और मिसेस कुरैशी शैतान थे। सांवले होने की वजह से उन पर पाव भर पाउडर भी जाया किया था। वो कहते थे या कहती थी कि मैं सफेद कपड़े पहनूंगा जैसे कि अक्सर मिसेस कुरैशी पहनती थी। मैंने उन्हें अलहदा ले जाकर बताया कि एक बिल्कुल स्याह इंसान सफेद कपड़े पहने जा रहा था। उधर से एक नन्हा सा बच्चा अपने बाप के साथ आ रहा था जो फोटोग्राफर थे। बच्चा उस शख्स को देखकर ठिठक गया और अपने वालिद से बोला, वो देखिए अब्बा जान, एक नेगेटिव जा रहा है। इस पर उनके कान खड़े हुए और वो बाज आ गए। शैतान दुबले पतले थे। चूंकि उनका कद मुझ जितना था इसलिए उन्हें नीची कुर्सी पर बिठाया गया ताकि छोटे लगे। कुरैशी साहब मुंह लटकाए कोई बीमारियों की किताब पढ़ रहे थे। दूसरी तरफ चेहरा फुलाए हुए मिसेस कुरैशी बिल्कुल बेजार बैठी थी। सामने किताबों का ढेर लगा है। एक किताब उठाती हैं और फौरन फेंक देती हैं, फिर बेजार होकर बैठ जाती हैं। कुरैशी जोर से खांसते हैं। मिसेस कुरैशी चौंक पड़ती हैं। वो बोली, ये कम वक्त जुकाम मुझे दबोच में बैठा है। कुरैशी साहब ने जवाब दिया, और मुझे खांसी दम नहीं लेने देती। इधर गला है कि अलग पका धरा है। आज फिर मेरी पसली में दर्द हो रहा है। कुरैशी साहब बोले, मेरी बाईं आंख रह रह कर फड़क रही है, खुदा खैर करे। मिसेस कुरैशी ने जवाब दिया, रात गर्मी किस कदर थी। कुरैशी साहब ने जवाब दिया, और मच्छरों ने भी कसम खा रखी थी कि आज ही काटेंगे। मिसेस कुरैशी बोली, आज का दिन कितना फीका और गमगीन है। कुरैशी साहब बोले, और रात किस कदर उदास और डरावनी थी, कितने तारे टूटे हैं, तौबा इलाही। उसके बाद तवील खामोशी। मिसेस कुरैशी फिर बोली, सुना है अमेरिका के शुमाली हिस्से में बड़ा जबरदस्त ज़लज़ला आया है। हालात कितने खतरनाक होते जा रहे हैं। कुरैशी साहब बोले, और ऑस्ट्रेलिया के जुनूब मगरबी साहिल पर बड़ा सख्त तूफान आया है जिससे लोग बहुत सहमे हुए हैं। फिर मिसेस कुरैशी बोली, मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि अनकरीब दुनिया से कोई सैयारा टकराएगा और बेचारी दुनिया चकनाचूर हो जाएगी। कैसी कैसी मुसीबतें नाजिल होने वाली हैं। कुरैशी साहब बोले, मुझे भी हफ्ता भर से तरह तरह के डरावने ख्वाब आ रहे हैं। रात तो एक लंबे से ऊंट ने मुझे निगल ही लिया था। एक और खामोशी का वक्फा। बाहर से नौकर के हंसने की आवाज आती है।
मिसेस कुरैशी की त्योरी चढ़ जाती है। हाथ पैरों में तशन्नुद सा आ जाता है, जैसे अभी कोई दौरा पड़ेगा। गुस्से से कहती हैं, ये कमबख्त हर वक्त हंसता रहता है, हर वक्त। शायद इसे मौत याद नहीं। कुरैशी साहब ने जवाब दिया, जो ज्यादा हंसते हैं वही रोते भी हैं। इंशाअल्लाह जल्द मुसीबत में गिरफ्तार होगा, भूल जाएगा सब चौकड़ी। लोग हंस रहे थे। इतने में एक खास किस्म के फलक शिगाफ कह कहे की आवाज आई। चौकन्ना होकर जो देखता हूं तो सामने प्रिंसिपल साहब बैठे हैं। उनकी नोकदार मूछें बिजली की रोशनी में चमक रही थीं। मूछें हस्बे मामूल तावशुदा थीं और यूं ऊपर की तरफ उठी हुई थीं, जैसे घड़ी की सुइयां 11:05 पर होती हैं। उनके साथ एक खातून बैठी थी। गौर से जो देखा तो ये वही थी जिनसे हर रोज चौक में झड़प होती थी। मैं बिल्कुल घबरा गया। कुछ अपना पार्ट भी पूरी तरह याद नहीं किया था और प्रॉम्प्टर के सहारे काम चल रहा था। अब उन्हें देखकर इधर उधर की आंखनी शुरू कर दी। फिक्रे गलत सलत बोल रहा था। ये गालिबन प्रिंसिपल साहब की साहबजादी होंगी या भतीजी वगैरह हो, या शायद यूं ही इत्तेफाकिया तौर पर साथ बैठी हूं। अजब मुसीबत है। मैं हूं कि बहक रहा हूं। प्रॉम्प्टर चीख चीख कर पार्ट बता रहा है। उसकी आवाज लोग सुन रहे हैं और खूब हंस रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि मामला क्या है। शायद इसलिए हंस रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है इसी तरह होना था। उधर प्रिंसिपल साहब के फलक शिगाफ कहकहों से फजा की धज्जियां उड़ जा रही हैं। अभी ये ड्रामा तिहाई खत्म ना हुआ था कि मजबूरन पर्दा गिरा दिया गया। स्टेज पर किसी साहब को वायलिन देकर भेज दिया गया। लड़कों ने मुझे झंझोड़ डाला, धमकाया, चुमकारा, मिन्नतें की, लेकिन मैं मचल गया कि अब स्टेज पर नहीं जाऊंगा। मुझे अपने पार्ट याद नहीं है। बाहर लोग शोर मचा रहे थे। आखिर तंग आकर शैतान बोले, तुम्हारी सजा यह है कि तुम स्टेज पर जाके कहो कि मुझे माफ कीजिए, मैं अपना पार्ट भूल गया हूं। उन्होंने धकेल कर मुझे स्टेज पर ला खड़ा किया। समझ में नहीं आता था कि क्या कहूं। फिर यकायक कुछ सूझ गया और मैंने बड़े इत्मीनान से कहा, ख़वातीनो हज़रात, ये जो कुछ आपने देखा महज नमूना था, जिसे अमूमन ट्रेलर कहा जाता है। पूरा ड्रामा आपको फिर कभी दिखाया जाएगा। इसी ट्रेलर से अंदाजा लगा लीजिए कि असल चीज कितनी जोरदार होगी। लोग हंसने लगे, लेकिन प्रिंसिपल साहब के बुलंद और देर पा कह कहे सारे गुलगपाड़े पर फौकियत रखते थे और उनकी मूछें बिजली की रोशनी में बहुत प्यारी लग रही थी। आखिर मैंने शैतान को सारी बात बता दी। वो हंसे। फिर पूछने लगे, क्या वाकई तुम्हें मोहब्बत हो गई है? हाँ, कुछ कुछ हो गई है। उनका नाम क्या है? पता नहीं। रहती कहाँ है? ये भी नहीं पता। अलबत्ता उनकी कार का नंबर ज़बानी याद है। कभी बात की है? नहीं, बात तो नहीं की। उनके अब्बा की तारीफ? अच्छी तरह तो नहीं पता, लेकिन कुछ अंदेशा सा है कि कहीं प्रिंसिपल साहब ही ना हूं। हद हो गई। अंदेशा सा है, और जो प्रिंसिपल साहब ना हुए फिर? तुम तो फरहाद वगैरह की किस्म के इंसानों को भी मात कर गए। ऐसा इश्क तो हुआ करता था कहीं सन 1625 में। ये खामखा की मोहब्बत तब हुआ करती थी जब मशरिक में लड़कियां नहीं थीं। मेरा मतलब है सारा दिन छुपी बैठी रहती थी। कहीं किसी को इत्तेफाक से देख पाया और फौरन मोहब्बत शुरू कर दी। और अब आजकल तो खुदा का फजल है, इस जमाने में इस किस्म के दकियानूसी ख्यालात बिल्कुल बेमौसमे हैं। मुझे तो हर रात उनके ख्वाब दिखाई देते हैं। ख्वाबों में उनसे बातें करता रहता हूँ। खूब, तो ख्वाब दिखाई देते हैं, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। अगर रात को दस्तरखान पे जरा देर लगा दी जाए तो फिर ख्वाब नहीं नजर आएंगे तो और क्या होगा। जरा भूख रख कर खाया करो, तब देखेंगे क्या नजर आता है। मुझे तो सोकर जरा सुध नहीं रहती। सुबह हज्जाम ही जगाता है, कभी परियां नहीं जगाती। आजकल तो तकरीबन हर रोज उन्हें देखता हूँ उसी चौक में। वो मुझे देखकर मुस्कुराया करती हैं। और तुम्हारी ही हिम्मत है जो इतनी गर्मियों में मोहब्बत का नाम लेते हो। मुझे तो इन दिनों मोहब्बत का जिक्र सुनते ही पसीना आ जाता है। मेरी मानो तो अपनी इस अजीब और गरीब मोहब्बत को थोड़े दिनों के लिए मुलतवी कर दो।
3-4 महीनों की बात है, मौसम खुशगवार हो जाएगा, तब जो मर्जी आए करना। मैंने एक लंबी आह भरी और छत की तरफ देखकर कहा, रूफी, तुम कैसी बातें करते हो आज? मोहब्बत भी कहीं मुलतवी हुई है भला? इश्क पर जोर नहीं है, ये है वो आतिश गालिब। मेरा जाती नजरिया तो यह है कि एक तंदुरुस्त इंसान को मोहब्बत कभी नहीं करनी चाहिए। आखिर कोई तुक है इसमें? भला किस फार्मूले से साबित होता है कि जिसे तुम चाहो वो भी तुम्हें चाहे? मियां, ये सब मन घड़त किस्से हैं। अगर जानबूझकर खप्ती बनना चाहते हो तो बिस्मिल्लाह, किए जाओ मोहब्बत। हमारी राय तो यही है कि सब्र कर लो। मुझे गुस्सा आ गया। ये शख्स हमेशा मस्खरा बना रहता है। तुम बिल्कुल खुश्क इंसान हो, बल्कि गर्म खुश्क, बिल्कुल गैर रोमानी किस्म के इंसान। तुमसे ऐसी बातें करना फजूल है, तुम हरगिज नहीं समझ सकते। और तुम बहुत समझ सकते हो। कम से कम तुम्हें इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। एक 6 फुट के तंदुरुस्त इंसान को कोई हक नहीं कि वो मोहब्बत करे, और इस सूरत में जबकि वो सुबह से शाम तक वर्जिश करता हो। तुम्हारी सेहत हरगिज मोहब्बत के काबिल नहीं। तुम तो जाकर वर्जिश करो। मैं गुस्से से तिलमिला उठा और बगैर एक लफ्ज कहे वापस चला आया। यकायक वो खातून गायब हो गई। अगले हफ्ते पता चला कि प्रिंसिपल साहब का तबादला हो गया है और वो खातून वाकई उनकी साहबजादी थी। बड़ा अफसोस हुआ। दिन भर सोचता रहा, अगर पता होता कि उनकी साहबजादी हैं तो यूं हाथ पर हाथ धरे ना बैठा रहता। अब तो वो सब कहीं दूर चले गए होंगे। शैतान के पास गया, सारी बात बताई और पूछा कि अब क्या किया जाए। वो बोले, भले आदमी अक्ल के नाखून ले, ना कभी बात की थी ना कुछ और, खामखा अफसोस करने से फायदा। दुनिया बहुत वसी है और हादसे भी होते रहते हैं। क्या पता कल तुझे कोई और चीज नजर आ जाए उससे बेहतर। हमने सब्र किया, तू भी कर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्रिंसिपल साहब, मैंने एक सर्द आह भरी। उन दिनों सर्द और गर्म दोनों आहें बड़ी आसानी से भर सकता था, काफी प्रैक्टिस थी। शैतान साहब बोले, अब प्रिंसिपल साहब या हाय प्रिंसिपल साहब कहने से कोई फायदा नहीं। प्रिंसिपल साहब की जात से तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वैसे वो कुछ इतने दूर भी नहीं गए, और अगर तुम उनकी निगाहों में आ गए हो तो वो तुम्हें नहीं भूलेंगे और शायद कभी याद ही फरमा ले। मैं सोचने लगा शायद याद ही फरमा ले, और सचमुच उन्होंने याद फरमा लिया। एक टूर्नामेंट के सिलसिले में मदऊ किया और ये भी लिखा कि कोठी में काफी जगह है, मेरे पास ही ठहरना। मैं बहुत खुश हुआ। उस रोज खूब अकड़ कर चला, मुट्ठियां भींच भींच कर, सीना निकाल कर। मेरे लबों पर मुस्कुराहट थी। अब बहुत जल्द उन खातून का अच्छी तरह से मुंह चिढ़ाऊंगा और उन्हें सलाम का जवाब भी देना पड़ेगा, और ये कि मैं एक जिम्मेदार और अक्लमंद लड़का हूं। लोग मुझे बहुत अच्छा समझते हैं, तभी तो प्रिंसिपल साहब महज 2-3 मर्तबा देखने के बाद इतने मुतासिर हो गए। वरना शैतान भी तो हैं, सांवले रंग के, शितरमुख की किस्म के इंसान। चेहरे पर ना दांत हैं ना कुछ और, बिल्कुल कोरे दिखाई देते हैं। उन्हें तो किसी ने पसंद नहीं किया। शायद प्रिंसिपल साहब उस शाम को मुझे लड़ता देखकर खुश हो गए। उन्होंने जरूर मेरा नाम अखबारों में पढ़ा होगा, बस मरूब हो गए। विलायत में तो खिलाड़ियों की बहुत कदर होती है। क्या स्पिरिट दिखाई है उन्होंने, वल्लाह। और फिर मैं हूं किसी से कम। एमए का तालिब इल्म, हमेशा चोटी के लड़कों में शुमार होता हूं। चंद महीनों में एमए पास कर लूंगा, फिर मरकजी मुकाबले के इम्तिहान में शरीक होऊंगा। तब सबको पता चलेगा कि मैं महज एक खिलाड़ी ही नहीं हूं, मुझ में कई और खूबियां भी हैं जिनके सामने प्रिंसिपल साहब जैसे नक्काद ने हथियार डाल दिए। मैंने तैयारियां शुरू कर दी। 5-6 रोज के बाद जाना था। मुतवक्को गुफ्तगू की स्कीम बनाई कि वो तकरीबन कैसी कैसी बातें कर सकते हैं और उनके दंदान शिकन जवाब क्या क्या हो सकते हैं। उनके सामने घबराने का तो सवाल ही ना था। स्पोर्ट्समैन कभी घबराते हैं क्या? शैतान ने बड़ी बदतमीजी दिखाई कि मुबारकबाद तक ना दी। मैंने सोचा रश्क आ रहा होगा जनाब को, लेकिन इत्तेफाक से जिस शहर में प्रिंसिपल साहब थे वहीं शैतान चंद दिनों की छुट्टियों पर जा रहे थे। चुनाचे हम इकट्ठे रवाना हुए। मैंने धारियों वाला बहुत अच्छे रंग का सूट पहन रखा था और वैसे ही रंग की फूलदार बो लगा रखी थी। बो कुछ तंग थी, उसका एक सख्त सा हिस्सा बुरी तरह चुभ रहा था। मेरी गर्दन बिल्कुल अकड़ी हुई थी, जरा भी हिला ना सकता था। बार बार उसे ढीला करता और वो गर्दन में पेवस्त हो जाती।
शैतान बोले, अगर मैं तुम्हारी जगह हूं तो इस कमबख्त को फेंक दूं एक तरफ। आखिर किस हकीम ने कहा है कि जरूर बो लगाई जाए? मुझे शुबा हुआ कि हसद से जल रहा है। शैतान बोले, और अपने दिल में खुश हो रहे होगे कि बड़े तीर मारने जा रहे हो। और मेरा शुबा यकीन में तब्दील हो गया। मुझे शैतान के अजीजों के यहाँ ठहरना पड़ा। अगले रोज प्रिंसिपल साहब से मिलना था। लिबास का इंतखाब करने लगा और शैतान की राय ली। वो बोले, कुछ पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? मेरे ख्याल में तो ये धारियों वाला सूट और ये बो सबसे। खानेकर पहनकर चले जाओ या तहमत बांध लो, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे आखिर क्यों नहीं पड़ेगा? लिबास की तमीज भी तो कोई चीज होती है। लिबास का ख्याल छोड़ो, वो पहले ही फैसला कर चुके हैं। तो गोया मुझे तफरीहन बुलाया गया है। यकीनन। रूफी, तुम एक जूद रंज और चिड़चिड़े इंसान हो। पहले मेरा ख्याल था कि तुम्हें रश्क आ रहा है, अब मालूम हुआ कि हसद से तुम्हारा बुरा हाल है। और इस पर शैतान साहब ने एक जोरदार कहकहा लगाया। आखिर हंसने की क्या बात है इसमें? प्रिंसिपल साहब को जो कुछ चाहिए वो तुम्हारे यहाँ मौजूद है। तुम्हारे अब्बा की तनख्वाह काफी है, तुम्हारे यहाँ अच्छी सी कार है, तुम्हारी जायदाद भी है और बिल्कुल मुख्तसर सा कुंबा है। बस इन सब बातों की जांच पड़ताल के बाद प्रिंसिपल साहब राजी हो गए हैं और तुम खामखा बीच में ताव खा रहे हो। लेकिन कार तो अब्बा की है, उससे मेरा क्या ताल्लुक? कुछ भी समझ लो, लेकिन उन्हें तो यही चाहिए था। और अगर ये सब बातें हम में ना होती तो यही कि तुम दिन रात मुक्केबाजी करते, तैरने में कपों की गठरी जीत लेते, एमए छोड़ कुछ और भी कर लेते, तब भी तुम्हें कोई ना पूछता। झूठ है। भला अब्बा की चीजों का मुझसे ताल्लुक? मेरे पास तो अपनी काबिलियत है, बुलंद इरादे हैं, हिम्मत है। तुम्हारे पास सब कुछ होगा, लेकिन तुम्हारा इंतखाब महज कार वगैरह की वजह से हुआ है, कोई नई बात नहीं है। अमूमन यही हुआ करता है। मुझे बड़ा गुस्सा आया, जी चाहा कि शैतान को नॉकआउट कर दूं। यूं ही अंट-शंट हाँक रहे हैं। प्रिंसिपल साहब बहुत बड़े आलिम हैं, निहायत वसी ख्यालात के इंसान हैं। तुम उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो, ये कभी नहीं हो सकता। वो मुझे महज मेरी खूबियों की वजह से पसंद करते हैं। खैर, तुम मुसिर हो तो करते होंगे। मुझे फिर गुस्सा आ गया। आखिर क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत यही है कि कल प्रिंसिपल साहब से अपने घर के मुतालिक जरा उखड़ी उखड़ी बातें तो करके देखो, फिर पता चल जाएगा। खुशबू की एक जबरदस्त लपट आई और प्रिंसिपल साहब दाखिल हुए। एक बहुत ही चमकीले सूट में मलबूस, बाल बहुत अच्छे बने हुए थे, बल्कि इस्त्री किए गए थे। उनकी दोनों नोकदार बढ़िया मूछें बिजली की तेज रोशनी में निगाहों को खीरा किए देती थी। वो हस्बे मामूल छत की जानिब इशारा कर रही थी, जैसे किसी टाइम पीस में 11:05 हुए हों। न जाने उन्होंने रोगन मूछ इस्तेमाल किया था या कोई और खास मूछ क्रीम लगाकर आए थे। मुझे देखकर तो वो जैसे आपे से बाहर हो गए। मुस्कुराए, हंसे, चिल्लाए, मेरे हाथ को 10 हॉर्स पावर से यूं भींचा कि जैसे तोड़कर ही दम लेंगे। उनका मेकअप देख देख कर मैं हैरान हो रहा था। भला ये इंटरव्यू किसका हो रहा है, मेरा या उनका? बोले, कम से कम 1 माह तो तुम यहाँ जरूर ठहरोगे। नहीं भाई, वाह, ये भी कोई बात है। अमर तुम्हें जाने कौन देता है? मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। गैर हाजिरी लगेगी, लग जाए, क्या परवाह है। खेलने के लिए यहाँ बेशुमार क्लब है, क्रिकेट है, बॉक्सिंग है, टेनिस है, सब कुछ है। जिस तेज रफ्तारी से वो बातें कर रहे थे, मैं उनसे मरूब होता जा रहा था। वो कमबख्त बो गर्दन में बुरी तरह चुभ रही थी। उसे ठीक करते करते तंग आ चला था। मैंने 6 बुर्जी क्लब में तुम्हें खेलते देखा। प्रोफेसर ग्राउचू तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे। अखबारों में कितनी मर्तबा तुम्हारे मुतालिक पढ़ा। खूब, तो एमए का इम्तिहान दे रहे हो। हमने तुम्हारी लियाकत की शोहरत भी सुनी है। ये सारी खूबियां तुम में कैसे इकट्ठी हो गई? एमए कोई मजाक थोड़ी है। और फिर ज़हीन लड़के तो खेलने में अमूमन फिसड्डी होते हैं। न जाने तुम ये सब कुछ कैसे कर लेते हो। उन्होंने जोश में आकर मेरे कंधे मसल डाले। हम ख्वाब से जागे और हमने शैतान से कहा, और जो तुम्हारी बातें गलत साबित हुई तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। उम्र भर तुम्हें एक नसीहत कर जाऊं तो नाम बदल देना। मैं सोचने बैठ गया, बताने को तो गलत बातें बता दूं, लेकिन इसके नताइज न जाने कैसे निकले। कहीं अब्बा को न पता चल जाए। प्रिंसिपल साहब तो अब्बा से मिले होंगे? नहीं, सिर्फ चचा जान से मिले थे, वो भी सरसरी तौर पर। जरा सी मजीद बहस के बाद मैंने फैसला कर लिया कि प्रिंसिपल साहब को गलत बातें बताऊंगा।
मुझे पुख्ता यकीन था कि वो इन बातों का इतना सा भी ख्याल नहीं करेंगे। वो मुझे पसंद करते हैं, भला इसमें मोटर और जायदाद का सवाल ही क्या है। शैतान मुझसे हाथ मिलाकर बोले, आजमाइश शर्त है। शाम को उनके यहाँ जाना था। मैंने वही धारियों वाला सूट पहना, फूलदार बो लगाई जिसने मेरी गर्दन को जकड़ कर रख दिया। प्रिंसिपल साहब ने अपनी गाड़ी भेजी थी। मैंने शैतान को भी साथ घसीटा कि चलो तुम भी यह तमाशा देख लो। मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया गया। शैतान बहाने से उनकी लाइब्रेरी में घुस गया जो साथ ही थी। मैं बड़ी हैरानी से चारों तरफ देख रहा था। 3 रेडियो रखे थे, एक को इस्तेमाल करते होंगे, 2 शायद बिगड़े हुए हों। छोटे छोटे कुत्ते, बिल्लियां, तोते, बुत, अजीबो गरीब तस्वीरें, अंगीठी, मेजें, अलमारियां, सब की सब ऐसी चीजों से लदी हुई थी, लेकिन साफ मालूम होता था कि ये सब कुछ आज ही रखा गया है। मैं सोचने लगा कि शैतान बिल्कुल झूठ बोलते थे। प्रिंसिपल साहब तो मेरी खूबियां बयान कर रहे हैं, भला इन्होंने हमारे घर के मुतालिक भी पूछा कहीं? मुझे शर्मिंदा होना चाहिए। तौबा तौबा, कैसी कैसी फजूल बातें मैं उनसे मंसूब करता रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। तो कम से कम 1 माह यहाँ रहोगे। मुझे तो फकत 2 मरतबा कार की जरूरत पड़ती है, दिन भर यूं ही खड़ी रहती है। तुम इसे खूब लिए फिरना। ये कार कैसी है? यही जिसमें तुम आए हो? ब्यूक का नया मॉडल है। पहले हमारे यहाँ डॉज थी, वो अच्छी न थी। जी चाहा पॉन्टियक ले लूं। स्टूडेबेकर पर भी दिल ललचाया, बड़ी उम्दा कार होती है, लेकिन आखिर यही ले ली। भला तुम्हारे यहाँ कौन सी कार है? मैं चौंक पड़ा, सोचने लगा कि अब क्या कहूं। वो जोर से चुभी। मैंने जल्दी से उसे ठीक किया, फिर अजब सा मुंह बनाकर कहा, हमारे यहाँ तो कोई कार नहीं। क्या कहा? कोई कार नहीं? जी नहीं, हमारे यहाँ कोई कार थी ही नहीं। अलबत्ता मुरब्बों पर चंद ऊंट जरूर हैं। लेकिन मुझे बताया गया था कि तुम्हारे यहाँ कार है। उन्होंने यूं मुंह बनाया जैसे बच्चे कोनीन मिक्सचर पीकर बनाया करते हैं। जी हाँ, किसी ने गलत बता दिया होगा, मैंने कहा। उनकी दोनों तनी हुई तावशुदा मूछें यकलख्त ढीली पड़ गईं और अब वो बिल्कुल खते मुस्तकीम बना रही थी, जैसे घड़ी की सुइयां 9:15 बजे होती हैं। मैंने मौद्दबाना पूछा, आप खामोश हो गए, क्या हुआ? कार हुई ना हुई इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, कोई बात नहीं, वो तो यूं ही पूछ रहा था, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि तुम्हारे यहाँ कार है। खैर। उनका जोशो खरोश कुछ कम सा हो गया था। अपनी उंगलियां चखाने लगे, फिर बोले, आजकल अब्बा कहाँ है? पेंशन हो गई है, कश्मीर गए हुए हैं। हालांकि पेंशन मिलने में अभी कई साल बाकी थे। ओफो, पेंशन पर है? लेकिन मुझसे किसी ने कहा था अभी सर्विस में है। यूं ही किसी ने कह दिया होगा। प्रिंसिपल साहब ने फिर बहुत बुरा मुंह बनाया। और हाँ, वो तुम्हारी जमीन है? अच्छा, मामू जान के मुरब्बों का जिक्र हो रहा था। दरअसल वो हमारे नहीं, सारी जायदाद मामू जान की है। वो जमीनें भी तुम्हारी नहीं? गजब खुदा का। तो क्या सचमुच वो किसी और की है? जी हाँ, सचमुच। न जाने किसी ने आपको सारी बातें गलत बता दी। ला हौला वला कुव्वत। कार वाली बात भी गलत, सर्विस वाली भी गलत, जायदाद वाली भी गलत। ला हौला वला कुव्वत। मैं इस मर्तबा एमए के इम्तिहान की तैयारी मैंने शुरू ही किया। ला हौला वला। अभी एमए के इम्तिहान में बड़े दिन है, उसे छोड़ो। तुम्हारे छोटे भाई कहाँ हैं आजकल? कौन से छोटे भाई का जिक्र कर रहे हैं आप? मैंने मासूमियत से पूछा। ला हौला वला, तुम्हारे छोटे भाई का। जनाब, हम कुल 8 भाई हैं, मैंने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। उन्होंने एक चीख सी मारी। 8 भाई? लेकिन मुझे तो बताया गया था कि उफ, तो गोया सचमुच 8 भाई हैं और कार वाली बात भी गलत है। ला हौला वला कुव्वत। उनकी चमकदार मूछें और नरम हो गईं और यकलख्त ढलक सी गईं, जैसे घड़ी की सुइयां 8:20 पर होती हैं। तो क्या मुझे बिल्कुल गलत बातें बताई गई हैं? यकीन नहीं आता। ला हौला वला, सचमुच तुम्हारे यहाँ कार नहीं? अजब तमाशा है। मुझे तो बड़े मोतबर जराए से मालूम हुआ था कि किबला गुस्ताखी माफ, आप 5 मिनट में 7-8 मरतबा लाहौल पढ़ चुके हैं। ओहो, ख्याल नहीं रहा। लेकिन सोचो तो सही जरा, सबकी सब बातें गलत बताई गई। प्रिंसिपल साहब ने साफ साफ जाहिर कर दिया था कि वो कितने पानी में हैं। मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, आप बुरा न मानिए, मुझ में नकाइस निकालिए। भला अब्बा जान की कार हो या उनकी जायदाद, उससे मेरी खूबियों में तो कोई इजाफा नहीं होता। मैं एमए का इम्तिहान देने वाला हूँ, जरूर पास हो जाऊंगा। उसके बाद कई मुकाबलों में शामिल हो सकता हूँ। अभी अभी आपने मुझे ज़हीन कहा है, मेरे इरादे बुलंद हैं, मुझ में हिम्मत है। आप मेरे पुराने सर्टिफिकेट देख लीजिए और वो। हाँ, ये सब ठीक है, खुदा करे तुम कामयाब हो जाओ। लेकिन मुझे तो एक मोतबर जरिए से मालूम हुआ था कि तुम्हारे यहाँ, वैसे तुम भी सच कह रहे हो,
लेकिन वो यानी कि मुझे सचमुच गलत बताया गया। आप कार का बार बार जिक्र करते हैं, सो मैं सच अर्ज करता हूं कि चंद ही सालों में एक छोड़ दो कारें लूंगा और वो मेरी होंगी। आप मेरे मुतालिक भी तो कुछ पूछिए। आपने अक्सर अखबारों में मेरे मुतालिक पढ़ा होगा। इसे छोड़ो, खेलकूद बेकार चीज है और ये ड्रामा वगैरह तो मसखरों का काम है। बाकी रहा एमए में पढ़ना, सो ये एक मामूली सी बात है। हजारों लड़के एमए में पढ़ते हैं। लेकिन जनाब, मेरे पास हौसला, उम्मीदें हैं, मुस्तकिल मिजाजी है, बुलंद इरादे हैं। होंगे, खुदा करे हो। न जाने मुझे ये सारी बातें क्यों गलत बताई गई। अगर कहीं मुझे पहले पता चल जाता कि तुम्हारे यहाँ। उसके बाद वो कुछ देर तक कमरे में टहले। उन्होंने एक सिगरेट पिया, अकेले अकेले। कुछ देर सर झुकाए सोचते रहे। 3-4 मर्तबा मुझे देखा भी। देर तक मराकबे में रहे, फिर बोले, मैं कल कहीं बाहर जा रहा हूं, बड़ा जरूरी काम है, कई रोज तक ना आ सकूंगा। तुम यहाँ अकेले उदास हो जाओगे। वैसे तुम्हारा इरादा कब है वापस जाने का? चला जाऊंगा। हाँ, मैं कम से कम हफ्ता भर बाहर रहूंगा। यहाँ नन्ना होगा, उससे तुम्हारा क्या जी बहलेगा। और फिर तुम्हारी गैर हाजिरियां भी लग रही हैं वहां। अच्छा, बहुत देर हो गई है, कहो तो मोटर निकलवा दूं। वैसे रास्ता लंबा तो नहीं है, कुल 10-15 मिनट का है। मेरे ख्याल में पैदल बेहतर रहेगा। अच्छा। उन्होंने एक ढीला सा हाथ मेरे हाथ में दे दिया। हाथ मिलाकर, बल्कि हाथ छुआकर मैंने मुअद्दबाना सलाम अर्ज किया और चल पड़ा। दरवाजे से मुड़कर जो देखता हूं तो वो दोनों नोकदार मूछें बिल्कुल लटक रही थीं। प्रिंसिपल साहब की बढ़िया मूछों में 6:30 बज चुके थे। दरवाजे पर शैतान मिले। हम दोनों हाथ में हाथ डालकर चलने लगे। वो एक मर्तबा फिर चुभी। इस दफा मैंने उसे नोचकर प्रिंसिपल साहब के लॉन में फेंक दिया। कोठी के दरवाजे पर शैतान ने एक जबरदस्त फलक शिगाफ क्या कहा लगाया और मुझे भी उनका साथ देना पड़ा। हम कितने जोर से हंसे इसका अंदाजा तो नहीं, अलबत्ता आसपास के दरख्तों पर जितने परिंदे बसेरा कर रहे थे वो सब के सब उड़ गए। इन बातों को एक अरसा गुजर गया है। अब किसी चौक में गुजरती हुई कार को देखकर हरगिज नहीं ठहरता। किसी खातून को देखकर अगर मेरे बालों पर मक्खी बैठी भी हो तब भी नहीं उड़ाता। न कभी किसी खातून को सलाम करने की कोशिश करता हूँ। रात को हमेशा भूख रखकर सोता हूँ और जब कभी खेल कूद के बाद ज्यादा थक जाता हूँ तो आंखें मुंदने लगती हैं, गुनूदगी सी तारी हो जाती है, पुरानी यादें ताजा होने लगती हैं, नजरों के सामने स्याही और सफेदी के टुकड़े नाचने लगते हैं, कुछ तस्वीरें बन जाती हैं, फिर वो मुतहर्रिक हो जाती हैं। तब सामने रखे हुए टाइम पीस के गिर्द एक हाला बन जाता है। कभी कभी शाम को 6:30 बजे एक जोड़ी बढ़िया नोकदार चमकीली तावशुदा मूछें याद आ जाती हैं, जिन पर पहले 11:05 थे, फिर 9:15 और इसी तरह आखिर में 6:30 बज गए थे।